हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेसेट क्लासेस। हम एक चैप्टर को पिछले 2 दिनों से कवर अप कर रहे हैं। आज उसका लास्ट टॉपिक हमने कल स्टार्ट कर दिया था, उसको एंड अप करना है सिर्फ। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब मैंने आपको कल समझा दिया था। जब हम अपने देश की रिसोर्सेज को यूज करें ऐसे कि वो हमारे लिए एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन के लिए भी यूज कम ना पड़े, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और मैंने आपको बताया था ये आपके एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके फीचर्स हम पढ़ते हैं आज। पहला फीचर लिखा है सस्टेन्ड राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम, सस्टेन्ड राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। इसका मतलब क्या है कि अब अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, यानी कि देश में किस चीज के लिए काम करेंगे कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करेंगे। बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करने से क्या होगा कि वो हम तो यूज करेंगे ही अच्छे से, साथ साथ वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाएगी। ये मतलब था ना। तो उससे पहला फीचर लिखा है कि इससे लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी। रियल पर कैपिटा इनकम, बेटा दोनों बातों का मतलब समझना। पर कैपिटा मींस पर पर्सन या पर हेड, और रियल इनकम मींस, रियल का मतलब कौन सी इनकम होती है जब आपकी इनकम नहीं बढ़ती पर आपकी परचेजिंग पावर बढ़े। परचेजिंग पावर बढ़ने का मतलब क्या है, देखो बेटा ध्यान से समझना। किसी पर्सन की इनकम है मान लो ₹100, उसने एक कॉमोडिटी परचेज करनी है, उसका प्राइस है कॉमोडिटी का ₹50 पर केजी, तो वो कितनी यूनिट्स परचेज कर पाएगा अपनी इनकम के हिसाब से? 2 केजीज। पर अगर ये प्राइस कम हो जाए और प्राइस हो जाए ₹25 पर केजी, तो 4 केजीज परचेज कर पाएगा। इट मींस उसकी रियल इनकम बढ़ गई। रियल इनकम का मतलब है परचेजिंग पावर का बढ़ना, कि वो जो 2 किलो खरीद पा रहा था अब वो 4 किलो खरीद पाएगा। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे तो हम रिसोर्सेज को बेस्ट यूज करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब क्या है, मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ते ही रेट नीचे आते हैं, तो रेट कंट्रोल में आएंगे तो लोगों की रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है। तो यही लिखा है देयर शुड बी अ सस्टेन्ड राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ओवर टाइम। कह रहे हैं अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉलो करेंगे तो लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी और उनका वेलफेयर भी होगा। सेकेंड पॉइंट, रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। रैशनल का मतलब क्या होता है बेटा? रैशनल मींस समझदारी से जब हम कोई काम करते हैं। हमने 11th की इको में पढ़ा था माइक्रो में, रैशनल कंज्यूमर। रैशनल मींस जो समझदार हो, जो बातों को समझ पाए। तो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं तो हम हमेशा समझदारी से क्या काम लेते हैं कि रिसोर्सेज को ऐसे यूज करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये बच जाए। तो देखो क्या लिखते हैं, Sustainable development focus on rational use of natural resources in such a manner that resources are not excessively exploited। मतलब हम पहले ही फोकस रखेंगे कि हम रिसोर्सेज का एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे, जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही यूज करेंगे। इज इट क्लियर? समझ आ गई बात? पॉइंट नंबर 3, चेक ऑन पोल्यूशन। बताओ अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना चाहते हैं, तो क्या पोल्यूशन पे ध्यान रखेंगे? यस, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा वरना। देखो क्या लिखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिस्कार्ड दोज एक्टिविटी व्हिच प्रमोट एनवायरनमेंट पोल्यूशन। जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन करने वाली एक्टिविटी है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नहीं चलेंगे। फोर्थ, फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को पूरा करते हैं। बेटा वहां पे एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, शायद नोट्स में कटी हुई है वो लाइन, कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये फ्यूचर जनरेशन की नीड्स पे ध्यान रखता है। एक बार लाइन समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। क्या लिखा है वहां पे, सुने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस आर नॉट थ्रेटेंड। कह रहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमेशा रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करता है जिससे कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कोई कमी ना आए, उनकी नीड्स भी पूरी होती रहे। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फोकस है। तो लिखो क्या लिखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूटिलाइज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूटिलाइज द रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूटिलाइज द रिसोर्सेज
in such a manner, sustainable development utilize the resources in such a manner that the needs of in such a manner that the needs of future generation are not threatened. Needs of future generation are not threatened. THREATENED. Threat. THREATENED. Threatened. Is it clear? अब जिन बच्चों का 1% पेंडिंग हो वो बाद में लिख लेंगे. इसका मतलब क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमेशा रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करेगा जिससे फ्यूचर जनरेशन की नीड्स पे कोई फर्क ना आए. तो हमारे इसके 4 फीचर्स हो गए और टॉपिक भी यहीं पे एंड अप होता है. ये वाला क्या है 4 फीचर इसके. सबसे पहला राइज इन पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर. दूसरा रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. पर कैपिटा इनकम बढ़े, इकोनॉमी की ग्रोथ हो. रिसोर्सेज का रैशनल यूज करेंगे, चेक ऑन पोल्यूशन और सस्टेन द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. फ्यूचर जनरेशन की जरूरतें भी पूरी हो सके. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी पड़ेगी. सबसे पहला इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी. आप ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करें जिसमें इनपुट का कोई भी वेस्टेज ना हो. क्यों? क्योंकि हम सब समझते हैं कि कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए जो इनपुट है वो एक नेचुरल गिफ्ट है हमारे पास. चाहे आप कुछ भी बनाएं, जो नेचुरल गिफ्ट है वो लिमिटेड है. तो हम चाहते हैं कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे. तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे जो इनपुट का वेस्टेज ना होने दे. तो इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी. देखो क्या लिखते हैं, द टेक्नोलॉजी थ्रू विच आउटपुट कैन बी मैक्सिमाइज्ड बी प्रमोटेड. ऐसी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेंगे जिससे आउटपुट ज्यादा से ज्यादा बने. दिस विल रिड्यूस द स्ट्रेस ऑन रिसोर्सेज एज वेल एज इनपुट. इससे क्या होगा, रिसोर्सेज और इनपुट पे बर्डन जो है वो कम हो जाएगा. क्लियर हो गई बात. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, यूज ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी. हम एनर्जी कौन सी यूज करें जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी. हम कमर्शियल एनर्जी को यूज ना करें जिससे पोल्यूशन हो सके. देखो क्या लिखा है, एलपीजी एंड सीएनजी आर क्लीनर फ्यूल एज वेल एज एनवायरमेंट फ्रेंडली. कह रहे जो एलपीजी है या सीएनजी है वो क्लीन फ्यूल है और वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है. फुल स्टॉप. देयर यूसेज विल सेव द एनवायरमेंट फ्रॉम क्या लिखा है बेटा, will save the environment from existing carbon dioxide and other greenhouse gases. emitting है बेटा, ये existing नहीं है, वो emitting है. थर्ड लाइन फर्स्ट वर्ड, from emitting, EMITING. emitting का मतलब क्या है बेटा, ध्यान से समझते हैं. अगर हम एनवायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्सेज का यूज करेंगे ना तो वो हमारे एनवायरमेंट में एमिट नहीं करेंगे. एमिट मतलब किस चीज को उसमें मिक्स करना, छोड़ना. जब हम गैसेस छोड़ते हैं एनवायरमेंट में तो उससे पोल्यूशन होता है. तो दीज सेव्स द एनवायरमेंट फ्रॉम एमिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस. फुल स्टॉप. यूज ऑफ फायरवुड इन रूरल एरिया शुड बी डिस्करेज्ड. कह रहे लोगों को प्रमोट करें कि फायरवुड ना करो क्योंकि उससे भी पॉल्यूशन होता है. एज इट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन. एक तो डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है और दूसरा पॉल्यूशन भी हो रहा है. गोबर गैस कैन बी यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल. उन्हें बोले कि अगर आपको यूज करना है तो फायरवुड मत यूज करें. क्या यूज कर ले, गोबर गैस यूज कर ले, क्योंकि फायरवुड से आपको डिफॉरेस्टेशन करना पड़ रहा है जिससे हमारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है. तो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहते हैं तो पहली स्ट्रैटेजी क्या है कि इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी लेंगे. दूसरा यूज ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी. तीसरा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट.
इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हम गांव के सारे इलाकों में डेवलपमेंट हो, ऐसा ना हो कि शहरी इलाकों में डेवलपमेंट हो रही है और गांव के इलाके पिछड़ते जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो गांव के लोग शहरों की तरफ भागते हैं और फिर वहां पे पॉल्यूशन ज्यादा होता है, वहां की रिसोर्सेज खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो देखो क्या लिखा है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट मस्ट बी प्रमोटेड अंडर द प्रोग्राम ऑफ स्टेट प्लानिंग। जो गवर्नमेंट प्लानिंग करती है उसमें क्या प्रमोट करे, उसमें प्रमोट करना चाहिए इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, के रूरल एरियाज की डेवलपमेंट हो। दिस विल बी प्रमोटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड रिस्ट्रिक्ट द माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज। इससे क्या होता है कि प्रमोट होती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और लोग अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट नहीं करते। पॉइंट नंबर 4, कन्वर्ट सनलाइट इनटू सोलर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। लोगों को मोटिवेट करें कि आप ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करें कि सनलाइट को सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करो और सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बना के यूज करो, क्योंकि इससे पॉल्यूशन नहीं होता। तो देखो क्या लिखा है, सनलाइट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली एज वेल एज नॉन एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कह रहे सनलाइट एक एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी है जो कि एग्जॉस्ट यानी खत्म नहीं होगी। By converting solar energy into electricity, we can reduce the burden on thermal power plant and thereby it will promote sustainable development. कह रहे अगर हम थर्मल एनर्जी का यूज सोलर एनर्जी का यूज करेंगे ना, इससे थर्मल प्लांट के ऊपर जो लोड आ रहा है वो कम हो जाएगा और हमारी एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मूव हो जाएगी, जो फ्यूचर जनरेशन के लिए बच जाएगी। इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 5, शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप सब पढ़ चुके हो टॉपिक है, जहां पे हम कंपोस्ट और मेन्योर्स का यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, हमारी जो सॉइल है उसमें नाइट्रेट कंटेंट बढ़ जाता है, हमने पढ़ा था, और सॉइल की फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, फ्यूचर जनरेशन के लिए वो नहीं बचेगा लैंड। तो देखो क्या लिखते हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स आर डिस्ट्रॉइंग द सॉइल फर्टिलिटी। वो सॉइल की फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हेंस इट विल, लिख लो वहां पे, हेंस इट विल कॉज द लॉस ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। Hence it will cause the reduction in the capacity of production for future generation, full stop. Thereby we should promote organic farming which promotes soil health. हमें क्या करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना है जिससे कि सॉइल की हेल्थ बच सके फ्यूचर जनरेशन के लिए। इज इट क्लियर? तो हम क्या करेंगे, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वी शुड मूव टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। लास्ट पॉइंट, मैनेज द वेस्ट। मैनेज द वेस्ट का मतलब क्या है बेटा, अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, चाहे वो रेजिडेंशियल वेस्ट हो चाहे वो एनिमल वेस्ट हो, उस वेस्ट को मैनेज करना है। मतलब आप देखते हैं कई जगहों पे आज की डेट में, आप हर शहर में गवर्नमेंट ने क्या बना दिए हैं, कूड़ा घर बना दिए कि यहाँ पे आप जो है वेस्ट को डंप करें। वहां आपने देखा है कि गवर्नमेंट ने कुछ व्हीकल्स भी लगाए हैं जो उस वेस्ट को उठा के ले जाते हैं और कहीं जाके डंप करते हैं। बेसिकली हमने पीछे पढ़ा है कि एनवायरनमेंट सारे वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो क्या करते हैं कि इसको यहाँ से वेस्ट को लेके जाएंगे, इसमें से प्लास्टिक अलग करेंगे, अदर वेस्ट अलग करेंगे, अदर वेस्ट को तो लैंड पे फैला देंगे, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। प्लास्टिक के लिए उन्हें फिर अलग से काम करना पड़ रहा है, इसीलिए प्लास्टिक को डिस्करेज किया जा रहा है। तो देखो क्या लिखा है, इंडस्ट्रीज वेस्ट एंड हाउस होल्ड गार्बेज कैन बी systematically managed। systematically है बेटा वो वर्ड। Industrial waste and household garbage can be systematically managed to avoid waste. Moreover, household waste can be recycled into compost and used as manure for organic farming. देखो इन्होंने बहुत सिंपल से तरीके से बताया, कह रहे
जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको सिस्टमैटिकली मैनेज कर लो कि भाई उसके लिए पावर, वो मतलब आप एक ना प्लांट्स आते हैं जो वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब कुछ बच्चों ने शायद देखे भी हो, गवर्नमेंट ने कुछ जगह बनाए हैं वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, अपने शहर में भी है वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, जितना भी वेस्ट होता है इंडस्ट्रीज का वो एक मशीन में चला जाएगा। वो मशीन क्या करती है, जो उसमें हार्मफुल गैसेस और हार्मफुल केमिकल्स है उसको निकाल देती है। बाकी जो बचा हुआ है सिंपल वेस्ट, उसको वो नॉर्मल रिवर्स में या नॉर्मल लैंड पे उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट को तो टेक्निकली मैनेज कर लो, और जो हाउस होल्ड वेस्ट है उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको रिसाइकिल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपोस्ट एंड मैन्योर्स, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज हो सकता है। तो समझ आ गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें ये 6 पॉइंट करने हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप क्या करें, पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करें। अपने व्हीकल्स का यूज जितना हो सके उसको कम करो, और जिससे देखो आप आजकल टीवी में पहले भी ऐड आ रहा था और अब तो कम हो गया उसका ऐड आना, कार पूलिंग या बाइक पूलिंग। मतलब आप क्या करें, जब आपको कोई दिख रहा है कि हम अकेले जा रहे हैं और कोई और हमारे साथ का जा सकता है हमारे साथ, तो पूलिंग यूज करें। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट, स्ट्रिक्ट लॉज ऑन डिस्पोजल ऑफ केमिकल एफ्लुएंट्स। केमिकल एफ्लुएंट्स यानी जो केमिकल्स हैं उसको डिस्पोज कैसे करना है उसके रूल्स बताएगा गवर्नमेंट। और लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, अवेयरनेस टू कंजर्व नेचुरल एसेट्स फॉर इंटरनल जनरेशन इक्विटी। मतलब आने वाली जनरेशन के लिए आप अपने नेचुरल एसेट्स को बचाएं। ठीक है, 9 पॉइंट अगर आप छोड़ भी देंगे तब भी हमारा इजीली हो जाएगा। केमिकल एफ्लुएंट्स, बेटा केमिकल्स जो जनरेट होते हैं ऑटोमेटिकली उसको एफ्लुएंट्स कहते हैं, जिसको आप जानबूझकर जनरेट नहीं कर रहे, बचा कुचा जो होता है ना केमिकल का। इधर समझेंगे बेटा, तो अगर आप हेडिंग याद कैसे करनी है, अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि आप रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करें जिससे कि फ्यूचर जनरेशन के लिए बच सके। तो उसके लिए इसकी शॉर्ट फॉर्म बहुत अच्छी बनाई थी कि अगर आपको आईसीयू में शिफ्ट नहीं होना, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करोगे तो आप सभी जाएंगे आईसीयू में। आईसीयू में शिफ्ट नहीं होना तो मैनेज द वेस्ट, कि जो घर के वेस्ट है उसको मैनेज करना सीख लो। ऐसे ही सड़क पे मत फेंको उसे, अदरवाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी और आप सब तैयारी कर लेंगे आईसीयू में शिफ्ट होने की। तो आईसीयू में शिफ्ट नहीं होना तो मैनेज द वेस्ट। आई स्टैंड्स फॉर, आई स्क्वायर है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट और इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एंड इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। IC stands for convert the sunlight into solar energy and solar energy into electricity. U stands for use of environment friendly source of energy. हो गए 4 हेडिंग। I stands for input efficient technology और दूसरा I integrated rural development। ठीक है, 2 I हैं, इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। C stands for convert the sunlight into solar energy into electricity। U stands for use of environment friendly source of energy। ICU शिफ्ट से पूरी है, शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। और लास्ट हेडिंग यहाँ आई गई, मैनेज द वेस्ट। ठीक है, टॉपिक हमारा खत्म, चैप्टर खत्म। कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।